हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीली। अपनी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री की, दैट इज मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम डेली सल्तनत कर रहे थे। आई गेस अभी तक 5 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं डेली सल्तनत के बारे में। दिस वुड बी द 6th वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद में डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। अब ये जो दो डायनेस्टीज हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको अनड्यू स्ट्रेस ना देना पड़े किसी चीज के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट रूलर खिजर खान, जो सैयद डायनेस्टी का था, उसका रूल अगर बात करें तो 1414 से लेके 1421 तक चला था। अब आपको मैंने बताया था वीडियो नंबर 5 में कि 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था और 1 साल तक काफ़ी प्लंडर, काफ़ी लूटपाट मचाई थी दिल्ली के अराउंड। और जब वो डिपार्चर हुआ था उसका, जब वो गया था दिल्ली से वापस अपने देश, तो उसने खिजर खान को गवर्नर अपॉइंट किया था ऑफ मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया था। लेकिन खिजर खान ने दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिया और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया, और उसने एक नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी इन 1414। अब खिजर खान की डेथ होती है 1421 में मुबारक शाह, जिसका रूल चलता है 1421 से लेके 1434 तक। ठीक है, ये बेसिकली बेटा होता है, मुबारक शाह खिजर खान का बेटा होता है, और उसकी डेथ के बाद ये थ्रोन पे आता है। ये काफी विजनरी लीडर होता है, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विजन। लेकिन जो नॉबल्स थे, आपको पता है, जो इंसान ज्यादा एम्बिशियस होगा, विजनरी होगा, तो नॉबल्स ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट होंगे। तो जो नॉबल्स थे इसके अगेंस्ट थे और रिवोल्ट करते रहते थे, तो इसका सारा ध्यान, सारी एनर्जीज उनके रिवोल्ट को कंट्रोल करने की तरफ ही चला जाता था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बढ़िया तरीके से ही रिफॉर्म नहीं कर पाया। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, ये बेसिकली नेफ्यू होता है मुबारक शाह का। अब इसके साथ भी वही चक्कर था, इसको भी हमेशा ये बिजी रहता था कॉन्स्पिरेटर्स के साथ डील करने में। और ग्रेजुअली क्या होता है कि जो इसका कंट्रोल होता है इसके नॉवेल्स के ऊपर, वो इसके हाथ से निकल जाता है और नॉवेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस टाइम पे एक नॉवल होता है जिसका नाम होता है बहलूल खान लोधी। ये कोर्ट में सब कुछ डोमिनेट करके रखता था, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था। राजा के जितने भी फरमान, डिसीजंस होते थे, सब इसी के थ्रू आते थे। मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है 1445 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है आलम शाह। आलम शाह का कार्यकाल चलता है 1445 से लेके 1451 तक। ठीक है, मोहम्मद शाह जो होता है वो, उसका बेटा होता है आलम शाह, वो थ्रोन के ऊपर आता है। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट रूलर होता है सैयद्स का। सैयद्स के बेसिकली जितने भी रूलर थे उनमें से सबसे जो वीकेस्ट था वो था सैयद, ये आलम शाह सैयद। बाकी तो लड़ते थे, लेकिन इसने बिना लड़े ही अपना जो थ्रोन था वो बहलूल लोदी के हाथ में दे दिया और खुद रिटायर होके बडाऊं को चला गया। और जब इसकी डेथ होती है 1451 में आलम शाह की, तो उस टाइम पे जो बहलूल लोदी होता है वो अपने आप को क्राउन कर लेता है एज द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसकी डेथ के बाद देखते हैं। फिर ये बहलूल लोदी जो होता है ये लोदी डायनेस्टी को फाउंड करता है। लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड होता है 1451 से लेके 1526 तक। 1526 में आपको पता है बैटल ऑफ पानीपत होती है, पहली पानीपत की जंग होती है, जिसमें जो बाबर होता है वो इन्वेड करता है इंडिया के ऊपर, और जो लास्ट रूलर होता है लोदी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोदी, उसको हरा के भारत में मुगल शासन की स्थापना करता है। ठीक है, अब ये जो लोदीज होते हैं जो सक्सीड करते हैं अफगान्स को, सैयद्स को, ये अफगान्स होते हैं। अभी तक जितनी डायनेस्टीज हम पढ़ चुके हैं वो सब टर्क्स थे, लेकिन ये जो सैयद्स थे ये अफगान्स थे। ठीक है, बहलूल लोदी वॉज द फर्स्ट अफगान रूलर। पहले आपको मैं बता चुका हूँ, ये पहला अफगान रूलर था, और इसके पहले जितने भी प्रेडेसर्स थे वो सारे टर्क्स थे। इसकी डेथ होती है 1489 में, और इसके बाद इसके थ्रोन पे आता है इसका बेटा जिसका नाम होता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का कार्यकाल चलता है 1489 से लेके 1517 तक। 3 लोधी सोवरन्स होते हैं, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो होता है वो सिकंदर लोदी होता है। ठीक है, ये गंगा वैली को कंट्रोल करता था एज फॉर एज वेस्टर्न बंगाल। इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से मूव करके एक नई सिटी पर लेकर गया था, क्योंकि उसको लगता था कि उस नई सिटी से ये अपने किंगडम को बेटर तरीके से, और भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इस सिटी को आज के टाइम पे हम बोलते हैं आगरा। इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया पंजाब से बिहार तक। ये काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये ग्रेटेस्ट लोधी सुल्तान था। तीनों सुल्तान में से सबसे ग्रेटेस्ट अगर कोई था
पावरफुल स्ट्रांग कोई था तो वो यही था। इसने काफ़ी रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश किए ताकि ये अपने लोगों का दिल जीत सके। पहला रिफॉर्म इसने जो लाया, इसने प्राइस कंट्रोल, जो कमोडिटीज़ था उनका प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की और जो कमोडिटीज़ थी उनके प्राइस को काफ़ी कम कर दिया। दूसरा रिफॉर्म जो इसने लाया, काफ़ी सड़कें बनी जिसकी वजह से बिजनेस इंप्रूव हुआ, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। तीसरा रिफॉर्म जो इसने लाया वो था इरिगेशनल फैसिलिटीज़ का। इसने काफ़ी ज़्यादा इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिसकी मदद से जो पीजेंट्स थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और जो अल्टीमेटली स्टेट की रेवेन्यू थी वो भी बड़ी इंक्रीज हुई। इसकी डेथ के बाद अब आता है इब्राहिम लोदी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। इसका कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 तक चलता है, जब लोदी डायनेस्टी का अंत होता है और मुगल शासन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ही सक्सीडेड सिकंदर लोदी, इसने सिकंदर लोदी को सक्सीड किया था। ठीक है, इसने राणा सांगा ऑफ मेवाड़, इसको राणा संग्राम सिंह भी बोलते हैं, राणा सांगा भी बोलते हैं, मेवाड़ के रूलर थे ये, इनको डिफीट किया था इब्राहिम लोदी ने। ये काफ़ी एरोगेंट था, ओपनली अपने नोबल्स की इंसल्ट कर देता था, कोर्ट में उनका मजाक उड़ाता था, उनको ह्यूमिलिएट करता था और जो इसके खिलाफ रिवोल्ट करते थे उनको मार दिया करता था। इसका खुद का एक अंकल था जिसका नाम था अलाउद्दीन, इसने भी इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब गवर्नर था एक लाहौर का जिसका नाम था दौलत खान लोदी। इसने इब्राहिम लोदी ने दौलत खान लोदी की भी काफ़ी इंसल्ट की जिसकी वजह से इनके बीच में आपसी मतभेद पैदा हो गया। अब ये काफ़ी डिस्प्लेस था इसकी एरोगेंस से, इसकी बदतमीजी से। तो दौलत खान लोदी ने क्या किया, जो आलम खान था इसका, इब्राहिम का अंकल था, इसके साथ प्लॉट किया और बाबर से कहा कि आप आइए इंडिया को इन्वेड कीजिए। बाबर बेसिकली उस टाइम पे काबुल का रूलर था, उसको कहा कि इंडिया पे इन्वेड कीजिए और इस शासन का अंत कीजिए। बाबर आता है, मार्च करता है दिल्ली के अगेंस्ट में और इब्राहिम लोदी को हराकर मार देता है पहली बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। जो अफगान किंगडम था वो सिर्फ और सिर्फ 75 ईयर्स तक इसने रूल किया और उसके बाद इसका अंत हुआ और मुगल एम्पायर। अब देखते हैं कि कॉजेज क्या रहे थे कि जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर गई। पहला कॉज था कि इनकी जो मिलिट्री थी, जो गवर्नमेंट थी इनकी, वो काफ़ी डेस्पोटिक थी और मिलिट्री टाइप थी। अब आपको पता ही है, अगर मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट हो तो लोगों का दिल जीत पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो इन रूलर्स को नहीं मिला। सेकंड इज द डीजनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो काफ़ी डीजनरेट हो चुके थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक काफ़ी इनकम्पिटेंट रूलर था। और थर्ड रीजन इज वॉर ऑफ सक्सेशन। जब भी कोई रूलर मरता था तो इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ जाती थी क्योंकि इनके अंदर कोई फिक्स लॉ नहीं था लॉ पे थ्रोन पे सक्सीड करने का। ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ नॉबल्स। अब जो नॉबल्स थे वो काफ़ी ग्रीडी थे और इनकम्पिटेंट थे, जो रूल नहीं कर पा रहे थे। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव थी और जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका था और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, काफ़ी पुअर थे। एंड नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से एक था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जिसकी वजह से रॉयल ट्रेजरी टोटली एम्प्टी हो चुकी थी। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्लेव। जो स्लेव्स हुआ करते थे वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आपको जान के हैरानी होगी 1,80,000 तक पहुंच गए थे और इनका जो मेंटेन करने का इनका जो बर्डन था वो ट्रेजरी के ऊपर पड़ता था। तो काफी मतलब कि इट वाज अ ह्यूज बर्डन ऑन द ट्रेजरी। और लास्टली अगर हम बात की जाए करें तो इन्वेजन ऑफ तैमूर, जिसने एक मॉरल और फाइनल ब्लो दिया था दिल्ली सल्तनत को, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई और मुगल एम्पायर के सामने खड़ी नहीं हो सकी। सो दैट्स ऑल वाज फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी आज की अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय।